हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। हमारी पढ़ाई शुरू है चैप्टर नंबर 3 की। लेवल है हमारा ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये इंटरमीडिएट लेवल। सब्जेक्ट है हमारा ऑडिटिंग एंड एथिक्स। और अभी जो जनवरी 2025 में आपकी एग्जाम आने वाली है उसके लिए ये वीडियोस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, उसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इस चैप्टर का हम लोगों ने शुरुआत की थी पढ़ाई करने के लिए मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। दैट इज टॉपिक नंबर 2। अब इस वीडियो से हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है जो है टॉपिक नंबर 3, और उसका मेन टाइटल है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस लीगल एंटिटी का या फिर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड एंटिटी का जो एंटिटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज होती है, ऐसी एंटिटीज का जब हम ऑडिट करने जाते हैं तब ऑडिटर की एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जिस एंटिटी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करोगे उस एंटिटी के बारे में पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किस किस बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए? तो एंटिटी के बारे में। इसका मतलब उसका लीगल स्टेटस क्या है, उसका नेचर किस तरीके का है, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में वो इन्वॉल्व होते हैं या फिर नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इस तरीके की सारी बातें। और उस एंटिटी का एनवायरनमेंट, इसका मतलब वो किस सरकमस्टांसेस में अपने डेली ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं, कौन से इंडस्ट्री में काम करते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, या फिर वो किस तरीके का काम करते हैं, कोई बैंकिंग एंटिटी है, इंश्योरेंस एंटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेस का काम यानी गुड्स सेल परचेस का काम, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए हम जाएंगे, एज एन ऑडिटर हमें उस एंटिटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उस एंटिटी का रिलेवेंट एनवायरनमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो एंटिटी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्लस ओवरऑल एनवायरनमेंट का उसका अंडरस्टैंडिंग, जिसमें उसका इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों इंक्लूड होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो एंटिटी है उसके जो ओवरऑल सरकमस्टांसेस है, उन ओवरऑल सरकमस्टांसेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो इंपैक्ट आएगा उसका फर्दर इंपैक्ट हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर किस तरीके का होगा। हमें बहुत ज्यादा डिटेल में ऑडिट करना पड़ेगा या सैंपल चेक बेसिस पे ऑडिट कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा, या कुछ सर्टन एरियाज में हमें स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा। मटेरियलिटी हमें किस तरीके से डिटरमाइन करनी पड़ेगी, असर्शंस को हम कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके आइडेंटिफाई करेंगे, असर्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या हमें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी लगानी है या फिर केवल असर्शंस के लिए लगानी है, या दोनों सेगमेंट्स में लगानी है, मटेरियलिटी अप्लाई करनी है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ये हम समझेंगे। और पूरा का पूरा जब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आएगा तब हम जो पहली स्टेप होती है हमारी, यानी ओवरऑल ऑडिट की स्ट्रेटेजी हम बना पाएंगे। प्लस स्ट्रेटेजी बनाने के बाद उस स्ट्रेटेजी में जो हमारे गोल्स होंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ऑडिट के दौरान, उन गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एक डिटेल ऑडिट प्लान बना पाएंगे। तो ऑडिट की जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है उसको फॉर्म्युलेट करने के लिए और ऑडिट का जो डिटेल प्लान है उसको फॉर्म्युलेट करने के लिए हमें एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ये होने के बाद हमें मटेरियलिटी में क्लैरिटी आ जाएगी, कौन सी चीजें मटेरियल है, कौन सी चीजें मटेरियल नहीं है। और जब हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आएगा एंटिटी का प्लस मटेरियलिटी के बारे में हमारा बैकग्राउंड बन जाएगा, तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे इस पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिट रिस्क कितने लेवल तक है। हाई रिस्क, हाई ऑडिट रिस्क है, मीडियम ऑडिट रिस्क है, या फिर लोअर लेवल की ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क मतलब क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं: पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, शेड्यूल्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन 5 कंपोनेंट्स में अगर मिसस्टेटमेंट्स है, लेकिन ऑडिट के प्रोसेस के दौरान ऑडिटर के द्वारा वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ और ऑडिटर ने एक क्लीन ओपिनियन दिया या फिर उस मिसस्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट ना करने वाला ओपिनियन दिया, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तब उसे कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन बाय द ऑडिटर। और ये जो इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन को प्रोवाइड करने वाला सरकमस्टांस होता है उसे कहा जाता है ऑडिट रिस्क।
ठीक है, यानी असली सिचुएशन कुछ और है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और ऑडिटर का जो ऑडिट रिपोर्ट में जो ओपिनियन है, वो ओपिनियन असली सिचुएशन को डिपिक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा आपके ओपिनियन का एज एन ऑडिटर, सारे रिसोर्सेस वेस्ट हो जाएंगे जो आपने मेहनत की। अगर ऑडिट के दौरान मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उन मटेरियल मिसस्टेटमेंट का फिर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसके बारे में ऑडिट रिपोर्ट में कोई जानकारी नहीं आ रही है तो एकदम जीरो वैल्यू हो गई, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। तो ऐसा जो सिनेरियो होता है उसे कहा जाता है ऑडिट रिस्क। तो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। ये पहली स्टेप आप फुलफिल करोगे, फिर आपको ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बना पाओगे, ऑडिट प्लान बना पाओगे, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बारे में आपको क्लैरिटी आएगी, एंड देन यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट योर ऑडिट प्लान। तो इस तरीके से आपका पूरा काम होता है। तो ये एकदम स्टार्टिंग का पॉइंट है। अब इसमें हमें कौन सी चीजें पढ़नी है, तो हमें सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है Why understanding the entity and its environment is significant। ठीक है, पहले में तो हमें समझ जाएगा कि एंटिटी के बारे में कौन से पॉइंट्स हमें समझने हैं, उसके बारे में डिस्कशन है। अब पॉइंट नंबर 1 में जो एंटिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए ऑडिटर को, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और वो जानकारी क्यों होनी चाहिए, उसके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ है। और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी जब आप ऑडिट की शुरुआत करोगे तब एक बार एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ले लिया तो वो एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग योर एंटायर प्रोसेस, यानी ऑडिट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका अपॉइंटमेंट होना, और ऑडिट का एंड पॉइंट होता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट फाइनली सबमिट होना। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे, जिन भी प्रोसीजर्स को आप इंप्लीमेंट करोगे, उन सारे प्रोसेसेस में फ्रॉम स्टेप 1 टू द लास्ट स्टेप दैट इज द इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो आपको अंडरस्टैंडिंग एंटिटी के बारे में मिलते रहेगी। आपका जो नॉलेज बेस है एंटिटी के बारे में वो धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जाएगा, नई इंफॉर्मेशन आपको हर बार मिलेगी, क्योंकि बिजनेस सिनेरियोज जो है वो वेरी डायनामिक होते हैं। वो एक लाइव सिचुएशन है, एक स्टैटिक सिचुएशन नहीं है, एक डायनामिक सिचुएशन है। डेली बेसिस के ऊपर बिजनेसेस में भले ही हम सेम ट्रांजैक्शन करते हैं, हम सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम सेम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन हर दिन जो हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है वो नए लोगों के साथ भी हो सकता है या सिमिलर लोगों के साथ भी हो सकता है। हर दिन एक नई सिचुएशन हमारे लिए होती है। दो वी आर इंडल्जिंग इन द सेम एक्टिविटी बट द डे इज न्यू एंड द सिचुएशंस कीप गेट इवॉल्विंग, यानी हर दिन आपका एक नया दिन होगा बिजनेस सिनेरियो में, और हर दिन एक नई सिचुएशन इवॉल्व होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, हाईली चेंज होते रहता है। मार्केट में हमारे यानी उस एंटिटी के कॉम्पिटिटर्स भी काम करते हैं, कॉम्पिटिटर्स की वजह से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लाइव फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, ये जो प्रोसेस है इसे कहा गया है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब तक आप उस पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट एंगेजमेंट करते रहोगे, यानी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते रहोगे, उस पूरे पीरियड के दौरान अगर आप 2 साल का ऑडिट 2 साल के लिए ऑडिटर हो, 3 साल के लिए ऑडिटर हो, जो भी आपकी लीगल लिमिट होगी ऑडिट करने की कंटिन्यूअसली, अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे सिमिलर एंटिटी का ऑडिट करते हो, तब भी आपको इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में बताई गई बातें हर बार आपको नए सिरे से देखनी पड़ेगी। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर रिपीट एंगेजमेंट आता है तो अ सॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस हमारे में आ जाता है एज अ ह्यूमन बींग्स। वो नेचुरल एरर होता है। हम क्या करते हैं, यार हमें पता है, हम फिर थोड़ा सुपरफिशियल चेकिंग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार एवरी डे इज अ न्यू डे इन द ऑडिटर्स लाइफ, इन द बिजनेसेस लाइफ, एंड दैट्स वाई आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये 3 टॉपिक्स में अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाला पूरा का पूरा टॉपिक डिवाइड किया जाता है। उसमें से सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आपका सब टॉपिक नंबर 1 है, जिसका टाइटल आता है आपका अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब जब आप एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग लोगे या फिर उसका ओवरऑल इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट समझने की कोशिश करोगे, तब आपको
ऐसे 315 काम में आने वाला है। उसमें आपका गाइडेंस आपको दिया जाएगा कि एंटिटी के बारे में कौन सी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे 315 क्या कहता है, पूरा का पूरा स्टैंडर्ड का नाम ही ये है, ठीक है। एन एंटायर स्टैंडर्ड इज डेडिकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। ऐसे 315 कहता है, उसका टाइटल है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। यानी ऐसे 315 का टाइटल क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करो, उसका असेसमेंट करो, यानी इवैल्यूएशन करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल आप अचीव कैसे करोगे, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो और असेस करो थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। यानी जब आप एंटिटी के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसका असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन करने में आसानी होगी। अब ये जो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसमें आपको सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए, relevant industry regulatory and other external factors including the applicable financial reporting framework। यानी एंटिटी के बारे में जो रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स है, यानी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, नॉर्मल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, यानी कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते, डायरेक्ट मार्केट्स में से होलसेल में खरीदते हैं और रिटेल में बेचते हैं, इस तरीके की एक्टिविटी है। कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बट डोमेस्टिक ट्रेड करती है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में भी इन्वॉल्व है, तो उसके हिसाब से उनके ट्रांजैक्शन के ऊपर के जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो अलग अलग तरीके से होते जाएंगे। प्लस जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो उस इंडस्ट्री में एक प्रकार की क्रेडिट साइकिल होती है, यानी जो भी ट्रस्टवर्दी बिजनेसेस होते हैं, हो सकता है कि आपका जो सप्लायर है आपको 30 दिन का क्रेडिट दे कि भाई मैं तो मटेरियल भेज देता हूँ, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना, या फिर 60 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। उस इंडस्ट्री के अंदर इंश्योरेंस के फैक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, कौन से प्रकार की नॉर्मल बिजनेस रिस्क होती है या एबनॉर्मल लॉस होने के कौन से चांसेस होते हैं, क्या वो इंडस्ट्री सीजनल है या साल भर प्रोडक्ट की डिमांड रहती है, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री से रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं। क्या उस इंडस्ट्री में केवल लेबर इंटेंसिव काम ही होता है, अभी तक उसके लिए मशीनरी नहीं बनी, या फिर उस इंडस्ट्री में लेबर कैपिटल इंटेंसिव काम होता है, यानी हेवी मशीनरी का यूज होता है। तो इंडस्ट्री का नॉर्मल सिनेरियो क्या है, वो नॉर्मल पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, एंड अगेंस्ट दैट नॉर्मल पैरामीटर आप एंटिटी का परफॉर्मेंस कैसा है और उस ट्रांजैक्शंस एंड परफॉर्मेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये आपको जज करना है। इसीलिए आपको इंडस्ट्री फैक्टर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी आपकी एंटिटी जिसमें काम करती है उस इंडस्ट्री के फैक्टर्स। देन रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे टेलीकॉम सेक्टर को TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी इंडिया की है वो रेगुलेट करती है, एजुकेशन सेक्टर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रेगुलेट करता है, करेक्ट। तो हर एक इंडस्ट्री का, हर एक सेक्टर का एक बेसिक रेगुलेटर होगा। जैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन को रेगुलेट कौन करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ICAI के ऊपर भी भारत की पार्लियामेंट हमारे ICAI को रेगुलेट करती है। तो इस तरीके से उसकी हायरार्की हमारे सामने आती है। तो आपकी एंटिटी कौन से रेगुलेटर्स के अंडर काम करेगी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस उसे एप्लीकेबल होते हैं, उसका इंपैक्ट और उनके बारे में जानकारी आपको हासिल करनी पड़ेगी ऑडिट शुरू करने से पहले। देन अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी इन दो फैक्टर्स को छोड़ के ऐसे और कौन से फैक्टर्स है कि जिनका इंपैक्ट एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ने वाला है। तो इनके बारे में ऑडिटर को बेसिक जानकारी या डिटेल में जानकारी ऑडिट को शुरू करने से पहले ही होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, आपको एंटिटी के बारे में क्या पता होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट है आपका द नेचर ऑफ द एंटिटी। आपका जो एंटिटी है, जिस एंटिटी का ऑडिट करने जा रहे हो, उसका बेसिक नेचर कैसा है, तो उसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नेचर ऑफ एंटिटी यानी लीगल स्टेटस क्या है, सोल प्रोप्राइटर है, कंपनी है, सोसाइटी है, NGO है, गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की PSU है, या फिर नॉर्मल जो भी पब्लिक सेक्टर होता है वो है, रेलवेज है, कौन से प्रकार की एंटिटी है आपकी वो पता होना चाहिए। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी, यानी एंटिटी जो है उसका ओनरशिप स्ट्रक्चर कैसा है,
कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, इक्विटी कैपिटल कितना है, डिबेंचर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, अनकॉल्ड शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है। तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आपको पता होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का जो डेट स्ट्रक्चर है, यानी उधारी वाला स्ट्रक्चर कितना है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, डिबेंचर कैपिटल कितना है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो आपका कैपिटल और डेट है वो रिप्रेजेंट करता है क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो जब आपको कैपिटल के बारे में पता, कैपिटल स्ट्रक्चर और डेट स्ट्रक्चर के बारे में पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि कंपनी के एसेट्स इन लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे सिचुएशन में इवॉल्व होते जाना पड़ेगा, अपना नॉलेज बेस अपडेट करना पड़ेगा, और ऑडिट के शुरुआती फेज में ही आपको ये जानकारी एंटिटी के बारे में हासिल करनी पड़ेगी। फिर इसके जो नेचर ऑफ एंटिटी जो है उसका एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर मे कंसीडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एंटिटी, यानी आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करोगे उसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर तीसरी बात, आपको एंटिटी के बारे में क्या पता होनी चाहिए, द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूडिंग द रीजन फॉर चेंजेस, यानी सबसे मेन जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग की प्रोसेस में पुटअप करके ही उसका सारा कुछ प्रोसेसिंग होने वाला है। तो जब आप अकाउंटिंग करोगे, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करते हो, और अगर कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई करते हो, आप मींस एंटिटी अगर कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रही है और सडनली किसी ईयर में उसने उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया, तो भैया आपने चेंजेस क्यों किए उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी किसी स्पेसिफिक सिनेरियोज में ही आप चेंज कर सकते हो, या तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि इस तरीके से करो, या तो कोई लॉ या रेगुलेशन आपको बोलता है कि इस तरीके की अकाउंटिंग पॉलिसी होगी इन पर्टिकुलर एंटिटीज की, या फिर तीसरा मोर एप्रोप्रिएट एंड ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की। ऐसे बेसिक केवल 3 ही सिचुएशन है जहां पर आप अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हो। तो एज एन ऑडिटर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज की एक लिस्ट एंटिटी के मैनेजमेंट से मांग लेनी पड़ेगी कि आपके जो अलग अलग अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स है, उन एस्पेक्ट्स के लिए आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करते हो। जैसे कि एकदम बेसिक जेनेरिक एग्जांपल जो बहुत कॉमन होते हैं, हमें 2 पता है, एक तो डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, कौन सी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज करना है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट किस तरीके से डिटरमाइन होगी उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगा उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी एक आपको लिस्ट मांग लेनी पड़ेगी कि भाई आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के लिए। देन चौथा पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए एंटिटी के बारे में, द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब चौथे पॉइंट में आपका मेन फोकस हमेशा रहेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना और उसका असेसमेंट करना। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको बेसिकली कंपनी या एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए। इन ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज को फुलफिल करने के लिए कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करेगी, इन ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स से रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या होती है, और एंटिटी की बिजनेस रिस्क का फाइनली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। उसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, इंपैक्ट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑन ऑडिट। यहां पर ऑडिट क्यों कहा गया है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने वाले हैं, करेक्ट। तो बेसिकली यहां पर ऑडिट की जगह पर जब आप मैनेजमेंट से बात करोगे तब यहां पर ऑडिट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही होगा या फिर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही होने वाली है। फिर पॉइंट नंबर बी क्या होता है, बिजनेस रिस्क एंड देयर इंपैक्ट ऑन द ऑडिट। जो नॉर्मल किसी भी इंडस्ट्री या सेगमेंट के ऊपर कुछ परफॉर्मेंस प्रेशर्स होते हैं, तो क्या होता है कि वो अपने परफॉर्मेंस को ओवर एस्टिमेट करके भी बता सकते हैं या अंडर एस्टिमेट करके भी बता सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपको इसके नॉर्मल बिजनेस रिस्क के बारे में पता होना चाहिए और उसका इंपैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर यानी ऑडिट के प्रोसेस के ऊपर, उसकी बेसिक जानकारी, नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक ऑडिटर को होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी में हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर मे कंसीडर व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, strategies and related business risk
दैट मे रिजल्ट इन अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ओवरऑल ये जो दो पूरा का पूरा सिनेरियो हमने डिस्कस किया है उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आ सके कि यहाँ पर एक्चुअली बोला क्या गया है। फिर पांचवें पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, एंटिटी के बारे में पांचवी चीज हमें कौन सी पता होनी चाहिए एज एन ऑडिटर, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यानी एक एस्पेक्ट होता है, कोई भी जो एंटिटी होती है वो साल के शुरुआत में अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है कि इस साल के अंत तक हमें इस तरीके का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अचीव करना है। तो उस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो आपने एक प्लान सेट किया है, जो बजट या फोरकास्टिंग किया है, फिर जैसे जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ेगा आप क्या करोगे, जो आपने अप्रैल महीने के लिए गोल सेट किया था क्या वो अचीव किया, क्या जो आपने सेट प्लान किया था, जो आपका फोरकास्टिंग था, जो बजट बनाया था, उससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे, क्या गोल अचीव हुए हैं या नहीं, कम अचीव हुए या ज्यादा अचीव हुए या जितना बोला था उतना ही अचीव हुआ। ये तीन सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा हर मंथ के लिए आप करोगे, फिर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे, फिर 6 मंथली परफॉर्मेंस होगा एंड अल्टीमेटली फाइनल जो आपका 12 महीने का परफॉर्मेंस होगा उसका पूरा का पूरा एनालिसिस होगा। तो मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि कोई अगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एम्बिशियस है तो वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी अगर इज्जत की बात जहां पर भी आ जाती है आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जब बड़े लेवल पे हम काम करते हैं तो क्या बोलता है, किसी ने अगर बहुत ज्यादा एम्बिशियसली कमिट कर दिया कि यार 100 करोड़ का रेवेन्यू तो क्लॉक करा के रहूंगा, लेकिन अगर वो 100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक नहीं करा पाया तो हो सकता है कि उसकी जो सीईओ, सीओओ या फिर जो एक प्राइम पोजीशन होती है उस प्राइम पोजीशन का उसका नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जब बहुत ज्यादा कमिट कर दिया है परफॉर्मेंस लेकिन उतना परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाए तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, यानी दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जो सीईओज होते हैं जो एकदम प्राइम पोजीशंस पर होते हैं, तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ओवरराइड करके डेटा मैनिपुलेशन करके अपने परफॉर्मेंस के अचीवमेंट्स को दिखा सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो बहुत इन जनरल इंडस्ट्री में क्या स्टेटस को होता है रिगार्डिंग पेमेंट कि भाई अगर तूने बोला है 100 करोड़ का रेवेन्यू बना के देता हूं तो उसका 2% तेरा, तो वो 100 करोड़ का 2% बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर 5% बहुत ज्यादा हो जाता है, करेक्ट। तो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जो पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करने के लिए भी डेटा मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जो ऑडिटर होता है उसको मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी जो फोरकास्टिंग एंटिटी ने किया है उसका स्टडी करना पड़ेगा और जो एक्चुअल रिजल्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 12 महीनों में उसने अचीव किया या क्वार्टरली या 6 मंथली अचीव किए है उनका एनालिसिस करो और उसमें पैटर्न्स या ट्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करो कि कहीं यहाँ पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू परफॉर्मेंस प्रेशर्स है या नहीं है, क्या डेटा सही सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है या डेटा ओवरकुक्ड है या डेटा अंडरकुक्ड है, मींस ओवर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फ्लेट करके बताया है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफॉर्मेंस को डिफ्लेट करके बताया गया है। तो ऑडिटर को इस पर्सपेक्टिव को भी अच्छे से ध्यान देके समझना पड़ेगा। यहां पर सबसे पहले आप देखोगे इंपैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर्स ऑन ऑडिट, और दूसरा फिर उसके जो इस पूरे सिनेरियो का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें पता चले एग्जाम्पल्स फॉर मेजरिंग एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विच में बी यूज बाय एन ऑडिटर। तो ऑडिटर का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसको फुलफिल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि ऑडिटर साहब 5वें पॉइंट में अगर कोई रिस्क होगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तो उसको आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए किस तरीके से अपना अप्रोच रखने वाले हैं। फिर टॉपिक नंबर 2 तो मैंने आपको बता दिया, टॉपिक नंबर 2 और 3 एकदम छोटे छोटे, बहुत उसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट से फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। समझने की बात हमारी सब की सब आती है टॉपिक नंबर 3 में। जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है, समझने की सारी बात हमारी आ गई सब टॉपिक नंबर 1 के ऊपर। तो ये सब टॉपिक नंबर 1 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस, और टॉपिक नंबर 2 और 3 जो है वो आपके सपोर्टिंग है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं वॉल्यूम वाइज बात कर रहा हूँ। क्वांटिटी जो है स्टडी मटेरियल की वो टॉपिक नंबर 1 की ज्यादा है, टॉपिक नंबर 2 और 3 छोटे छोटे, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। दोज आर इंपॉर्टेंट लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। तो इस तरीके से मित्रों मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है टॉपिक नंबर 3 का। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 के लिए हमारा रिलेवेंट स्टैंडर्ड रहने वाला है स्टैंडर्ड ऐसे 315। उसका टाइटल है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, और वो बताता है कि ऑडिटर को पॉइंट नंबर 1, 2,
पॉइंट नंबर 3, 4 और 5, इन 5 सेक्टर्स में, इन 5 सेगमेंट्स में ऑडिटर को एंटिटी के बारे में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, यानी हमारे डिटेल्ड नोट्स में। चलो पहुंच गए हम लोग। टॉपिक नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूट का जो अप्रैल 2013 वाला एडिशन है, उसके पेज नंबर 3.24 से लेकर 3.29 तक आपको टॉपिक नंबर 3 मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्या कहता है वो? ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट स्टेट्स दैट द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। यानी ऑडिटर सबसे, अभी हम यहाँ पे ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया आपका जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसका असेसमेंट करो कि इम्पैक्ट क्या होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो इस एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए ऐसे 315 आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है, और ऐसे 315 आपको ये बताता है कि भाई साहब, एज एन ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट आप कर सकते हो अगर आप जो आपकी एंटिटी है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लो, एंड कौन से एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट करती है, उस एनवायरनमेंट का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो एंटिटी के बारे में इंटरनल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग एंड एंटिटी के बारे में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग जब आप गैदर करोगे, तो उस प्रोसेस के दौरान ही आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसकी मदद से आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड उसका इंपैक्ट असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें 5 स्टेप्स बताई गई है। सबसे पहली स्टेप क्या है? एज एन ऑडिटर आप जिस भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करोगे, उसकी रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडस्ट्री फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर में आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी आ जाता है। यानी ऑडिट के शुरुआती दौर में ही आपको एंटिटी के इंडस्ट्री कैसी है, रेगुलेशंस क्या क्या है, कौन से फैक्टर्स है जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट डालने वाले हैं, और एंटिटी के लिए एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इन 4 चीजों के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी लेनी है एज एन ऑडिटर। फिर रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है या गैदर करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर इंक्लूड इंडस्ट्री कंडीशंस सच एज the competitive environment, supplier and customer relationships and technological developments। तो इन 3 पॉइंट्स का जब आप बेसिक स्टडी करोगे, इनिशियल स्टडी करोगे, तब आप कुछ ना कुछ असेसमेंट लगा सकते हो, क्या इन 3 फैक्टर्स का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है या प्रेजेंट की गई है मैनेजमेंट के द्वारा, उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर इन 3 फैक्टर्स का कोई इंपैक्ट पड़ता है क्या। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, अगर कोई हमारा जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर 6-7 प्लेयर है, अगर एक प्लेयर बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बिल्कुल मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्टिविटी में बहुत पैसा खर्चा कर रहा है हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फिजिकल प्लेटफॉर्म हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, केवल उसी का ब्रांड का बोलबाला हो रहा है, हर एक बड़ी टूर्नामेंट जो है, वर्ल्ड कप से लेकर जो भी आईपीएल है, हर जगह पर उसी का ब्रांड दिख रहा है, तो इसका इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली उसके रेवेन्यू यानी सेल्स के ऊपर होने वाला है। जो भी अपने ब्रांड की या गुड्स की या सर्विसेज की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा के रखेगा, और सही समय पे अगर उसकी डिलीवरी होती है प्रोडक्ट या सर्विसेज की, और कस्टमर की जो नीड्स है वो सेटिस्फाई होती है, वैल्यू फॉर मनी है, तो डेफिनेटली जो भी मेहनत ब्रांडिंग या सेल्स प्रमोशन में होने वाली है उसका इंपैक्ट जरूर होगा। अगर हमारे कॉम्पिटिटर का रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा रेवेन्यू घटेगा। यानी ऑल्टरनेटिव किस तरीके के मार्केट में अवेलेबल है, उस कंपटीशन का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होने वाला है, ये बेसिक बैकग्राउंड चेक आपको करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ओवरऑल सिनेरियो में
मार्केट में कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स जो होते हैं उनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी है तो वो ऑडिट के दौरान पकड़ में आ जाए। उसी के साथ साथ सप्लायर एंड कस्टमर रिलेशनशिप। अब ऐसा होता है कि प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट्स होते हैं, क्रेडिट साइकिल होती है सप्लायर्स के साथ। कस्टमर्स जो होता है उनको हम आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका जो भी सर्विसिंग का प्रॉब्लम होता है वो हम सॉल्व करके देते हैं, रिप्लेसमेंट अगर है तो वो सॉल्व करा के देते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के लिए कुछ वारंटी हो या कुछ गारंटी हो, या फिर नो क्वेश्चंस रिप्लेसमेंट पॉलिसी हो। अगर एक हफ्ते के अंदर कोई कस्टमर आपका सामान वापस करता है तो आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी किस तरीके की है। तो बेसिकली आपके इंडस्ट्री में सप्लायर कौन है और आपके इंडस्ट्री में कस्टमर्स कैसे हैं, और उनके साथ आपके टर्म्स जो अग्रीमेंट होता है, जो सेल परचेस का एग्रीमेंट होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस किस तरीके के हैं। तो कस्टम यानी सप्लायर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ जो डेली ऑपरेशंस, जो डेली ट्रांजैक्शंस एक बिजनेस कंडक्ट करता है, उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर पड़ने वाला है। और इसीलिए जो सेल परचेस यानी ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसकी बेसिक जानकारी ऑडिटर को होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आता है, या तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड रहेगी या फिर ऑब्सोलीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करता है तो दैट इज अ हेवी इन्वेस्टमेंट। वो आने वाले 10, 20, 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेस होता है जब भी हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। तो यहां पर दो ही सिनेरियो होंगे, आइदर आपकी इन हाउस टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या फिर आप डायरेक्टली जो अवेलेबल कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसको परचेस कर रहे हो। दोनों केसेस में आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस कमिट होने वाले, दैट मींस एंटिटी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अगर आप इन हाउस डेवलप करते हो तो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा रहेगा। अगर आप डायरेक्टली परचेस करते हो तो फिर उसके सारे अप्रूवल्स रहेंगे, क्या वो सही में ज़रूरत है, क्या वो टेक्नोलॉजी सही में रिलेवेंट है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, ऐसे सिनेरियोस को डिसीजन मेकिंग आपको करना पड़ेगा। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसकी सारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। आप कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को कॉस्ट में डालते हो, कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज करते हो, इसका बाइफर्केशन आपको देखना पड़ेगा। तो मित्रों, इस तरीके से जो इंडस्ट्री फैक्टर्स है उसमें आपको केवल 3 एग्जांपल्स दिए हैं जो रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स हो सकते हैं। उसमें इन 3 फैक्टर्स के होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटीज है। इनके अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया देने के लिए हमने ये 3 एग्जांपल्स हमारे स्टडी मटेरियल में इंक्लूड किए हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका क्या आता है? एग्जांपल्स। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसीडर इंक्लूड, यानी इनके अलावा अगर कुछ चीजें हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है तो मार्केट एंड कंपटीशन, यानी मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई का गेम एंड कंपटीशन किस तरीके की है वो, क्योंकि जिस तरीके की कंपटीशन होगी उसी से आपका प्राइसिंग या कॉस्टिंग डिसाइड होने वाला है। अगर कोई आपसे सुपीरियर प्रोडक्ट देता है और उसने कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर ली है, यानी आपके इंडस्ट्री में बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है और कॉस्ट भी सबसे कम है, तो कोई भी कंज्यूमर जो है वो अगर वो प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है तो उसी पर शिफ्ट होने वाला है। अब यहाँ पर एक रियल लाइफ एग्जांपल हमारे आंखों के सामने कौन सा था, थोड़ा पहले जाएंगे हम तो जियो। उसके पहले बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर काम करते थे, जियो आया, एकदम मार्केट डिस्टर्ब कर दिया, हेवी कंपटीशन लेके आया, प्राइसिंग लेके आया, 4G डेटा वेटा एकदम तगड़ी स्पीड में लेके आया, करेक्ट। उसके बाद करंट सिनेरियो में अभी हम नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत देख रहे हैं, जो कि आपके एआई है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि एक सबसे पहले एक कंपनी थी जो केवल गेमिंग के लिए, गेमिंग क्या, उसको ग्राफिक्स कार्ड जो उनके गेमिंग में यूज होते थे, कौन सी कंपनी थी वो? एनवीडिया। अब एनवीडिया एकदम हाईली रिलेवेंट हो गई है जब से एआई एप्स एंड टूल्स जो भी हम यूज करते हैं उसके लिए एनवीडिया की जो चिप्स है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है इंडस्ट्री में। उसके पहले कौन कौन था? इंटेल, सबसे ज्यादा इंटेल की चिप्स चलती थी। फिर अलग अलग प्रकार के कंपटीशन होती है वहां पर। तो जब हम मार्केट एंड कंपटीशन की बात करते हैं तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर मार्केट में किस तरीके के फोर्सेस लेके आता है, उसका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट होने वाला है, ठीक है। फिर वेदर द एंटिटी इज एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटी। अब एंटिटी का जो बिजनेस है क्या वो सीजनल बिजनेस है या फिर रेगुलर 12 के 12 महीने उसके प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। अब जैसे
हमारे रेनकोट हो गए, अम्ब्रेला हो गए, है ना, ये रेनी सीजन में काम में आने वाला है। जो हमारे जैकेट्स होते हैं, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं, वो सारे विंटर में काम आने वाले हैं। बाकी समय में हमारे पास कॉटन या जो एकदम लाइट वेट वाले क्लोथिंग होता है वो हम लेने वाले। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो वेडिंग के सीजन होता है ना, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वहां पे उस साल के उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे अच्छे मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्तों को देखते हुए शादियां तय होती है। फिर आप देखोगे कि यार आपका बिजनेस किस तरीके का है, तो सीजन में डिमांड एकदम पीक पर हो जाएगी, तो आप की जो एंटिटी है सीजनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे दिवाली आती है तो लाइटिंग सीरीज, फैंसी लाइट्स, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। फायर क्रैकर्स की यानी पटाखों की डिमांड बढ़ जाती है। नए नए कपड़े लोग खरीदते हैं। दशहरा आता है तो सोना खरीदते हैं लोग, विजयादशमी को सोना खरीदते हैं, अक्षय तृतीया को सोना खरीदते हैं, दिवाली के दौरान सोना खरीदते हैं। लक्ष्मी पूजन में भारत में जो भी हमारी रियल मटेरियल लक्ष्मी होती है, जैसे सोना, चांदी, प्रेशियस मेटल, स्टोन्स या फिर एक्चुअल फिजिकल करेंसी, उनकी सब लोग पूजा करते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से सारे कमोडिटीज जो होती है आपके मार्केट में, उनका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। उस डिमांड साइकिल में उनकी डिमांड एकदम पीक पर चले जाती है। तो उस तरीके से आपको एंटिटी को देखना पड़ेगा कि कौन से सीजन क्या प्योरली सीजनल एक्टिविटी करती है या फिर रेगुलर 12 महीने उसका बिजनेस है। जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस, आजकल के समय में रेस्टोरेंट बिजनेस एकदम नॉर्मलाइज 12 महीने डिमांड रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी रिलेटिंग टू द एंटिटीज प्रोडक्ट्स, यानी जो टेक्नोलॉजी यूज करके आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो एंटिटी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्या होने वाला है। तो इन फैक्टर्स को बेसिकली, ये जो रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स है, इतनी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी, इन चीजों को जब आप कंसिडर करोगे तब आप एनेबल हो पाओगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड असेस करने के लिए। तो जब हम हर एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स को समझा, उसका मीनिंग क्या होता है वो समझा, अब हमें एक बात समझ में आ गई कि रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स में इतनी सारी बातें इन्वॉल्व होती है, इन बातों का हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या इंपैक्ट होने वाला है। और जब एक ऑडिटर को इन फैक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होता है तो उसे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे समझ में आता है कि इन फैक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है। और उसकी वजह से एक ऑडिटर एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है कि वहां पर वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन कर सकता है और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट का असेसमेंट कर सकता है। तो जब भी आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ोगे तो आप ये रिपीट करोगे कि पॉइंट नंबर 1 यानी रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन एंड फाइनेंशियल असेसमेंट करने के लिए मदद होती है। पॉइंट नंबर बी हम पढ़ेंगे, रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स का ऑडिटर के पास अंडरस्टैंडिंग आने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करने के लिए मदद होती है। पॉइंट नंबर सी हम पढ़ेंगे, उसकी वजह उसका अंडरस्टैंडिंग गेन करने के बाद रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करने में मदद होती है। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट के बाद ये रिपीट करते जाना है, तब आपके दिमाग में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में माइंड मैप तैयार होगा कि एज एन ऑडिटर ऐसे 315 के हिसाब से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का आइडेंटिफाइंग एंड असेसमेंट करने के लिए एक ऑडिटर को एंटिटी के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। अब next point, the industry in which the entity operates may give rise to specific risk of material misstatement arising from the nature of the business or the degree of regulation। एकदम ये यहाँ पर कोई एक्सप्लेनेशन करने जैसी चीज नहीं है, जितनी चीज हमने पढ़ी उसी को एक स्टेटमेंट में उन्होंने कंक्लूड किया है। The industry in which the entity operates may give rise to specific risk of material misstatement arising from the nature of the business or the degree of regulation। यानी आपकी एंटिटी कोई भी इंडस्ट्री में अगर काम करती है तो ऐसा हो सकता है कि ये जो नेचर ऑफ बिजनेस है या फिर द डिग्री ऑफ रेगुलेशन, ये दो फैक्टर्स है जो इंडस्ट्री फैक्टर्स में आते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस या डिग्री ऑफ रेगुलेशन, इनकी वजह से किसी स्पेसिफिक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अराइज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट का बेसिकली बताना चाहता है। फिर ऐसे 315 के हिसाब से दूसरा ऐसा फैक्टर कौन सा है जिसकी अंडरस्टैंडिंग एक ऑडिटर को होनी चाहिए, तो पॉइंट नंबर बी है वो आपको बताता है रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स। यहां पे आपको क्या चीज पता होनी चाहिए,
रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर्स इंक्लूड द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिए, टेलीकॉम सेक्टर को TRAI रेगुलेट करता है, इंश्योरेंस सेक्टर को IRDAI रेगुलेट करता है, बैंकिंग सेक्टर को RBI रेगुलेट करता है, रेलवेज को टोटल जो हमारी सेंट्रल रेलवेज है वो रेगुलेट करती है ना। जो हमारा स्टेट ट्रांसपोर्ट है, तो हर एक स्टेट में एक स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, वो उसको स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन होती है, वो उसको रेगुलेट करती है। जैसे कि हम महाराष्ट्र की बात करें तो जो ST महामंडल है ना, MSRTC, वो पूरा का पूरा जो रेड बसेस चलती है उसको रेगुलेट करती है, जो सिटी बसेस या रेड बसेस चलती है। तो इस तरीके से आपका काम होगा। तो कौन सी इंडस्ट्री में आपकी एंटिटी काम करती है, उसके रेगुलेटर्स कौन है, उन रेगुलेटर्स ने क्या क्या लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हैं इन पर्टिकुलर प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, और उसमें से कौन से लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी एंटिटी को एप्लीकेबल होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। उन लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा वो आपको असेस करना है, और उन फाइनेंशियल इंपैक्ट का उसकी वजह से जो भी लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हैं तो हो सकता है उनके कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट निर्माण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स की वजह से होती है तो उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक आपको पूरा का पूरा टू एंड फ्रो जाके सब कुछ असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। रिलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स में सबसे मेन फैक्टर आपका क्या होगा, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। कौन सा रेगुलेटर है, उसके लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कौन से कंप्लायंसेस करने हैं, कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ पर लिबरेशन है, ये सारी चीजें आपको एज एन ऑडिटर इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 2, द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अमॉन्ग अदर मैटर्स द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे मेन फैक्टर हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में 2 सब फैक्टर्स है, वो है आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये 2 फैक्टर्स जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसमें आपको स्पेसिफिकली बताया जाएगा फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरीके का होगा, कौन से प्रकार के कैटेगरीज होगी, कौन से ट्रांजैक्शंस को कहाँ पे कैटेगराइज करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, कौन से स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपको बताया जाएगा। बेसिकली पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर आपको बताया जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते वक्त मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा वो बताया जाएगा। अब मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर अलग से अप्लाई होगा। मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट ऑडिट में है वो अलग है, उसको हम अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडिट जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैनेजमेंट एंड ऑडिटर दोनों के लिए मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट अलग होगा, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव मटेरियलिटी का अलग अलग होने वाला है। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देन ओवरऑल लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट किस तरीके का, क्योंकि हर बार पॉलिटिकली कोई अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होगी और उसका इंपैक्ट आपके ऊपर आने वाला है। फिर अब ये जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए आप। एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसिडर में इंक्लूड, यानी यहाँ पर आप कौन से मैटर्स को इंक्लूड कर सकते हो, तो उसमें सबसे पहला आता है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। तो क्या होता है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होते हैं, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते चले जाते हैं। किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हम हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में तो एकदम डिटेल में जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बना पाएंगे। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एक ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर भी होती है, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर छोड़ी जाती है कि आप किस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को डील करोगे। ठीक है, तो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस कौन सी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना ऑडिटर को जरूरी है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्री, जैसे ट्राई, आपकी इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो इनके ये सारे रेगुलेटेड फील्ड्स है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होंगे, कंप्लायंसेस स्ट्रिक्ट रहेंगे, उन सारे कंप्लायंसेस को आपको करना पड़ेगा। अगर नॉन कंप्लायंस होता है
तो फाइनेंशियल फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट, ऐसे दोनों प्रकार की पेनल्टीज आपको लग सकती है। देन आपको मीन्स एंटिटी एंड मैनेजमेंट दोष चार्ज विद गवर्नेंस, जो रिलेवेंट ऑफिसर होगा वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। देन legislation and regulation that significantly affect the entity's operations including direct सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। तो बेसिकली यहाँ पर सारे पॉइंट्स यही बताएंगे कि इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर्स है वो किस तरीके के आपके नॉर्म्स, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या होने वाला है। फिर टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज करंटली अफेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस, देन एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स अफेक्टिंग द इंडस्ट्री एंड द एंटिटीज बिजनेस। तो जब भी आप रेगुलेटरी फैक्टर्स की बात करोगे तो उनमें सबसे मेन फैक्टर आपका रहेगा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के दो छोटे से पित्तू रहेंगे, उसमें से पहला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्लस लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मिला के ये एग्जाम्पल्स है। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट, दिस आर सर्टन एग्जाम्पल्स जो ऑडिटर कंसिडर करेगा ड्यूरिंग इट्स गैदरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसके अलावा भी और पॉइंट्स हो सकते हैं, दीज आर प्रोवाइडेड फॉर योर इमीडिएट गाइडेंस। फिर पॉइंट नंबर सी, जो हमारा तीसरा फैक्टर था वो था अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटिटी दैट द ऑडिटर में कंसिडर, यानी जब भी एक ऑडिटर एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग गैदर करेगा और उसके एनवायरनमेंट के बारे में समझने की कोशिश करेगा तो उसमें अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स में द जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग एंड इन्फ्लेशन, इस तरीके के जो नॉर्मल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स होते हैं, जो नॉर्मल इकोनॉमिक फोर्सेस होते हैं, जो हर एक एंटिटी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, उसमें से जो जनरल फैक्टर्स है, जो अदर फैक्टर्स है, उन जनरल या अदर फैक्टर्स का हमारे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और उन फैक्टर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट में रिजल्ट देता है या नहीं देता है, इसका आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट आपको एज एन ऑडिटर करना है। तो मित्रों यहां पर आपको पॉइंट नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया कि एज एन ऑडिटर सबसे पहले तो आपको इंडस्ट्री फैक्टर्स कौन से है, रेगुलेटरी फैक्टर्स कौन से है, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से है एंड एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इन 4 एस्पेक्ट्स के बारे में एज एन ऑडिटर सबसे पहले जानकारी हासिल करनी है। इन 4 फैक्टर्स के बारे में जब आप जानकारी हासिल कर लोगे तब आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और उसका फाइनेंशियल असेसमेंट कर पाओगे कि इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर। अगर जो भी रिस्क आपने पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आपने आइडेंटिफाई किया और जब आपने असेसमेंट लगाया तो असेसमेंट में अगर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है तो दैट मीन्स जो भी चीज आपने कंसीडर की वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। अगर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर किसी भी मिसस्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे हम इमटेरियल कैटेगरी में डाल देंगे और ज्यादा उसमें डिटेल में काम नहीं करेंगे। ये एक बेसिक नॉर्म अभी तक हमें समझ में आ गया है। अब हमारा दूसरा फैक्टर कौन सा है जो एज एन ऑडिटर एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए हमें एज एन ऑडिटर पता होना चाहिए या उसमें उस सेक्टर में हमें काम करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है द नेचर ऑफ एंटिटी। आपकी जो एंटिटी है उसका नेचर पहले समझ लो, उसके ऑपरेशंस किस तरीके के हैं, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ट्रेडिंग करता है या फिर सर्विस इंडस्ट्री में काम करता है या फिर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, कौन से प्रकार के ऑपरेशंस है, ठीक है, उनकी रेवेन्यू साइकिल कैसी है, यानी रॉ मटेरियल को खरीदने से लेकर रेवेन्यू जनरेट कब होता है ना। जैसे कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इनपुट खरीदा, उसमें प्रोसेसिंग किया, आउटपुट क्रिएट किया, आउटपुट को वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस से मार्केट में भेजा, तो इस पूरी प्रोसेस में यानी रॉ मटेरियल से लेकर वो फिनिश्ड गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट फाइनली जब सेल होता है तब आपकी एक रेवेन्यू साइकिल कंप्लीट होती है। यानी रॉ मटेरियल से लेकर इनकम जनरेशन में कितना समय लगता है, ये एक तरीका हो गया उस एंटिटी के ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेने का। अब आप देखोगे कि जो ऑपरेशंस ऑफ एंटिटी होते हैं, जो डेली ऑपरेशंस होते हैं, उसमें सेल, परचेस, कस्टमर सर्विस, ऐसे बहुत सारे तामझाम होते हैं, प्रमोशंस होता है, ब्रांडिंग होता है, सेल्स प्रमोशन होता है, अलग अलग प्रकार की मार्केटिंग होती है और भी बहुत सारे इंटरनल काम होते हैं एंटिटीज के, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट हो गया, HR डिपार्टमेंट हो गया,
रिक्रूटमेंट का काम होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का काम होता है, डेली फैक्ट्री या ऑफिस प्रीमाइसेस को मेंटेन करने का काम होता है ना, आपका जो भी डेटा है उसको मेंटेन करने का काम होता है, साइबर सिक्योरिटी का काम होता है, जो आपकी इंटरनेट वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें, फिक्स्ड एसेट के इंश्योरेंस निकालने होते हैं, बाद में आपकी जो बिजनेस की रिस्क है उसको कवर करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंसेस निकालने होते हैं। तो बहुत सारे डेली ऑपरेशंस होते हैं। तो इन डेली ऑपरेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर किस तरीके का इंपैक्ट है वो आपको जानकारी हासिल करनी है। इट्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ओनरशिप कैसी है, इक्विटी कैपिटल कितना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल कितना है, अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीओओ, फिर आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आएगा, सीओओ मीन्स आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, फिर आपका कॉस्टिंग ऑफिसर आएगा, फिर अलग अलग प्रकार के मैनेजमेंट के लेवल्स आएंगे आपके, है ना। तो ऐसे कॉर्पोरेट हायरार्की आपकी किस तरीके की है, किस व्यक्ति के पास किस तरीके के डिसीजन लेने की पावर है, तो उस हायरार्की के हिसाब से भी आप ये देख सकोगे कि डिटेल में ट्रांजैक्शंस कहाँ पे आपको चेक करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 आप क्या नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में क्या देखोगे, द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट द एंटिटी इज मेकिंग एंड प्लान्स टू मेक इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेशल पर्पस एंटिटी। अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात, यहाँ पर नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में जानकारी अगर आपको लेनी है तो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी क्यों लेनी है, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ने वाला है। क्यों, क्योंकि कंपनी के इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन्वेस्ट किए जाने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट होने वाला है अगर डिसीजन फाइनलाइज होता है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, the way that the entity is structured and how it is financed to enable the auditor to understand the classes of transactions, account balances and disclosures to be expected in the financial statements। अब ये पॉइंट नंबर 4 में देखो, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, मैंने आपको क्लियरली बताया था जब भी ये 3 टर्म्स आपको एक साथ मिलेंगे तब हमें ये समझ के चलना है कि हम असर्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ऑडिट की भाषा में हम बात कर रहे हैं। ये जो असर्शंस होते हैं ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही दिखेंगे, बट ऑडिट की भाषा में हम जो भी फाइनेंशियल डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है उसे 3 लेवल्स में क्लासिफाई करते हैं और 3 लेवल्स को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ असर्शन। तो नेचर ऑफ एंटिटी के बारे में आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 इनके बारे में जानकारी हासिल करना अत्यावश्यक है। फिर पॉइंट नंबर बी, नेचर ऑफ एंटिटी में पॉइंट नंबर बी मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। An understanding of the nature of entity enables the auditor to understand whether entity has a complex structure, for example, whether it has subsidiaries। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की बात आती है। अब एक ही जब एंटिटी है तो वो तो सिंगल पर्पस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेंगे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ही एंटिटी का रहेगा। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एक बिजनेस ग्रुप में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंटिटीज बना के रखते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अलग अलग प्रकार के एंटिटीज के थ्रू राउट करते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, कंसोलिडेशन वाला टॉपिक यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाने हैं, कंसोलिडेशन की कौन से तरीके, कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एंटिटी में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी सिंगल एंटिटी है या ग्रुप ऑफ एंटिटीज, यानी एक बिजनेस ग्रुप है और उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एंटिटीज हैं। फिर A complex structure often introduces issues that may give rise to risk of material misstatement। अब जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात यहां पर करते हैं तो क्या होता है कि बहुत ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है इसका लोग पॉजिटिव यूज भी करते हैं और इसका मिसयूज भी करते हैं। मिसयूज यानी बहुत सारी फेक कंपनीज यानी शेल कंपनीज बना के रखते हैं और टैक्स इवेजन करने के लिए या फिर अलग कुछ इलीगल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए, छुपाने के लिए ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं और फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसी लीगल एंड इलीगल एक्टिविटीज दोनों प्रकार की एक्टिविटीज होती है और इन अलग अलग प्रकार के एंटिटीज में उसको छुपा के किया जाता है। तो ये अनकवर बेसिकली ये बहुत बड़ी रिस्क होती है क्योंकि भारत में कुछ एक्टिविटीज लीगल है और भारत सरकार के हिसाब से कुछ सर्टन बिजनेसेस है, कुछ एक्टिविटीज है वो इलीगल है। तो कोई भी आपकी एंटिटी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर इलीगल एक्टिविटीज में इंडल्ज करती है तो उसमें क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं, उसमें
नेशनल, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हैम्पर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में। तो ये जानकारी ऑडिटर को होना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जब होगा तब किस प्रकार के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, या सिंपल या मॉडरेट अगर स्ट्रक्चर है एंटिटी का तो किस तरीके से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को हैंडल करना है। Complex structures often introduce issues that may give rise to risk of material misstatement. It also helps in understanding matters relating to ownership and relations between owners and other people or entities. The understanding assists in determining whether related party transactions have been identified and accounted for appropriately. अब इसमें सबसे important और सबसे common example एक होता है related party transactions and remuneration of management. ये दो प्रकार में हमेशा गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि दोनों जो ट्रांजैक्शंस है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट प्रोविजंस को फॉलो करना है। अगर कोई कंपनी है तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो प्रोविजंस दिए गए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। रिगार्डिंग कैलकुलेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सारे नॉर्म्स आपको 100% फॉलो करने हैं। सिमिलरली अगर कोई दूसरी एंटिटी है तो उसका जो इंडस्ट्री रेगुलेटर है, अगर उस इंडस्ट्री रेगुलेटर ने कुछ इन दो प्रकार के ट्रांजैक्शंस के बारे में नॉर्म्स दिए होंगे तो वो नॉर्म्स का कंप्लायंस भी 100% आपको करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर सी, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर इंक्लूड। अब यहां पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी पॉइंट नंबर 2 में। नेचर ऑफ एंटिटी में सबसे पहले तो नेचर, उसमें जनरल ऑपरेशंस, ओनरशिप, किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स करती है और स्ट्रक्चर कैसा है वो देखा। फिर उसका लीगल स्ट्रक्चर किस तरीके का है वो देखा। अब इन दोनों टॉपिक्स को मिला के नेचर ऑफ एंटिटी को चेक करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स है। उन एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर व्हाइल ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ एंटिटी। तो 4 प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको दिए गए। पहला क्या कहता है, बिजनेस ऑपरेशन सच एज नेचर ऑफ रेवेन्यू सोर्सेस, product or services, conduct of operations, location of production facilities, key consumers and suppliers of goods and services। तो बेसिकली जो सेल परचेस के जो आपके ट्रांजैक्शंस है उनसे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एंटिटी। फिर पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज सच एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज एंड प्लान्ड रिसेंटली एग्जीक्यूटेड एक्विजिशंस। इससे आपको बैलेंस शीट के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की किस तरीके की है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कमिटमेंट किस तरीके से हुआ है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सच एज मेजर सब्सिडरीज, डेट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। कंपनी ने कहां से उधार लेके रखा है, उनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस देना पड़ेगा। क्या जहां से उधार लिया है उसके बदले में किसी एसेट को मॉर्गेज रखा है या नहीं रखा है, तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स आपको देखने पड़ेंगे। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सच एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस। अब इन जनरल जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होती है जिन्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो नॉर्म है हमारा वही फॉलो करना पड़ेगा, है ना, यानी एक्रूअल बेसिस के ऊपर फॉलो करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, कैश बेसिस होती है या फिर एक्रूअल बेसिस होती है। रेवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज कब करते हैं, आइदर रेवेन्यू हमें मिल गया या फिर रेवेन्यू मिलने का राइट हमारे पास जनरेट हो गया। इन 2 सिनेरियो में हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। और जो एक्सपेंस है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर जब करते हैं तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, या फिर अगर हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन जो हमारा एक कंजर्वेशन, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल कॉन्वेंशंस में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है प्रूडेंस का। तो वो प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि लॉस अगर होने के चांसेस भी है तो भी उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो, ठीक है। ये इनकम के वक्त हम नहीं करते। इनकम आइदर हमारे पास हो गई है जनरेट या फिर इनकम को रिसीव करने का राइट 100% हमारे पास जनरेट हुआ है तो ही। एंटिसिपेटेड इनकम या इनकम होगी, ऐसे वाले इनकम को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। ये होता है कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल आपका। और जो प्रूडेंस कहता है कि लॉसेस अगर नहीं भी हुआ है लेकिन होने के चांसेस है तब भी उस लॉस को रिकॉग्नाइज कर लो, बाद में रिवर्स कर देना अगर लॉस नहीं होता है तो इस तरीके से हमें देख के चलना पड़ेगा। तो एक एंटिटी का नेचर समझने के लिए आपको उसके सारे
इंटरनल यानी पूरे के पूरे अकाउंटिंग सिस्टम के जितने भी फैक्टर्स है वो समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक एंटिटी करती है उसी को हम अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू पुटअप करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम पूरे के पूरे डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर करते हैं और उसी स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्टोर किए गए डेटा को फिर फाइनली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी एंटिटी का नेचर आपको समझना है तो उसके इंडस्ट्री को समझो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस तरीके के होते हैं वो समझो, उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है वो समझो, एंड उसके बाद में उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उस इंटरनल एनवायरनमेंट को समझो, ताकि आपको ये समझ में आए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है और प्रोसेस होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आउटपुट किस तरीके से रिप्रेजेंट होने वाला है। फिर पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया डिस्कस करके। तो नेचर ऑफ एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग जब एक ऑडिटर को आ जाता है उसके बाद ऑडिटर एनेबल हो जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका फाइनेंशियल असेसमेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर 3 हमें क्या सिखाता है? पॉइंट नंबर 3 हमें बताता है द एंटिटीज सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इंक्लूड द रीजंस फॉर चेंजेस देयर टू। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने शुरू की है उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। ये अकाउंटिंग सिद्धांत हमें पता है, ये प्रिंसिपल हमें पता है कंसिस्टेंसी वाला। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप एक बार सेट करते हो तो मित्रों उसको कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अप्लाई करो, ताकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डेटा है उसमें जो क्वालिटी होती है एक कंपेरेबिलिटी की वो हमें मिल सके। ठीक है, फिर उसी के साथ अगर किसी साल में आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया तो उसको चेंज क्यों किया उसके रीजंस भी आपको उसी ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। क्या कहता है वो? The auditor shall evaluate whether the entity's accounting policies are appropriate for its business and consistent with the applicable financial reporting framework and accounting policies used in the relevant industry। तो जब भी हम अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करेंगे सबसे पहले हमें कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर देखना है कि पिछले पास्ट पीरियड्स में इन्होंने कंसिस्टेंटली सेम अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की थी या नहीं की थी। अगर किसी साल में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई है तो उसके रीजन ऑफ चेंज हमें देखने हैं और उस पर्टिकुलर साल से फिर आगे में जो नई अकाउंटिंग पॉलिसी है वही अप्लाई हुई है या नहीं कंसिस्टेंटली वो देखना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आप क्या देखोगे? आपकी एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, वहां पर किस तरीके की इन जनरल उस इंडस्ट्री में किस प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती है, यानी मैक्सिमम प्लेयर्स जो है कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते हैं। अगर आप जो मेजॉरिटी कर रही है उससे कुछ अलग कर रहे हो तो उसका रीजनिंग भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनरल इंडस्ट्री नॉर्म आपका कुछ और है और आप कुछ स्पेशल कर रहे हो। यानी जो जनरल इंडस्ट्री नॉर्म है रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, उस जनरल नॉर्म को फॉलो ना करते हुए आप अपना स्पेशल अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर लगा रहे हो, तो ऐसा क्यों करोगे उसका रीजनिंग आपको देना पड़ेगा। उसी के साथ साथ जो भी आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रहेगा, उसमें भी बताया जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको कौन सी फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो करते हो सब चीजें तो आपको अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल नॉर्म्स या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फिर लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस में दी गई या फिर अकाउंटिंग या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो गाइडेंस आपको दिया है रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, इन सब चीजों से हटकर आपकी एंटिटी अगर कुछ दूसरी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रही है तो उसका प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग एंटिटी को देना पड़ेगा। फिर ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो वेरिएंस आया है, जो बताया गया है अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में और एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन किया गया है, इसमें जो वेरिएंस है, इसमें जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस जस्टिफाइड है या नहीं, इसके बारे में प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर को लेना पड़ेगा। तो एंटिटी किस प्रकार की अकाउंटिंग पॉलिसीज अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में यूज करती है वो आपको जानकारी हासिल करनी है। जब आप ये जानकारी हासिल करोगे पॉइंट नंबर 3 वाली, तब आप अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निर्माण होने के चांसेस है उन चांसेस को आइडेंटिफाई करोगे और उनका असेसमेंट करोगे, एंड देन फाइनली आप ये पता कर पाओगे कि जो भी मिसस्टेटमेंट हुआ है वो मटेरियल है या नहीं है। पॉइंट नंबर 4 हमें क्या बताएगा?
पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क दैट मे रिजल्ट इन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क। अब यहाँ पे 3 प्रकार के फैक्टर्स है, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज एंड रिलेटेड बिजनेस रिस्क। इन 3 फैक्टर्स की वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निर्माण होने के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से पॉइंट नंबर ए, इंपैक्ट ऑफ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑन ऑडिट मीन्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर बहुत ज्यादा एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स है तो उन एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज्यादा हाइपर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बना रहे हो आप, क्या आपकी स्ट्रेटेजी सही में ठीक है या गलत है, इसका बेसिक जजमेंट आपको लेना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर 1, द एंटिटी कंडक्ट्स इज बिजनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑब्वियसली हर एक बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस के ऊपर काम करता है। टू रिस्पॉन्ड टू दीज फैक्टर्स द एंटिटीज मैनेजमेंट डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स विच आर द ओवरऑल प्लान्स फॉर द एंटिटी। यानी एंटिटी का ओवरऑल प्लान जो है वो मैनेजमेंट इन 4 फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाता है। Strategies are the approaches by which management intends to achieve its objectives। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए कोई भी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाती है। द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज में चेंज ओवर टाइम। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस में दिन ब दिन हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो हो सकता है कि 2 साल पहले हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो स्ट्रेटेजीज थी, करंट सिनेरियो में वो चेंज हो गए हैं। ऐसा हो सकता है, हमारे सपने बदलते हैं, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहते हैं। तो ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज का फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होने वाला है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, business risk is broader than the risk of material misstatement of the financial statements, though it includes the latter। बिजनेस रिस्क में अराइज फ्रॉम चेंज और कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये जो बिजनेस रिस्क है, ये बिजनेस रिस्क का मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो इनका गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा, या फिर लॉस हो सकता है, या फिर और कोई पॉइंट हो सकता है जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग सकता है, कोई क्लेम आ सकता है, कोई लॉ सूट फाइल हो सकता है, कुछ गड़बड़ी हो सकती है किसी कस्टमर के प्रोडक्ट में, कंपनी की वजह से किसी को नुकसान हो सकता है, उसको चार्जेस पे करने पड़ेंगे उस नुकसान के। तो बहुत सारे बिजनेस रिस्क होते हैं अलग अलग। कोई टैलेंटेड एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है, जो हमारी पेटेंटेड या फिर जो हमारे पास एक स्पेसिफिक नो हाउ होगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो लीक हो सकता है। कॉर्पोरेट एस्पियोनाज हो सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे ऊपर अलग अलग प्रकार के एलिगेशंस लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो एक बिजनेस रिस्क मतलब क्या, किसी भी फैक्टर का, चाहे वो इंटरनल फैक्टर हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, या बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल फैक्टर हो, इन 2 मेजर फोर्सेस की वजह से अगर फाइनेंशियल लॉस की सिचुएशन अराइज होती है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो impact of entities, objectives and strategies on financial statement, that means audit। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स या स्ट्रेटेजीज की वजह से कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है या नहीं है। तो जब आप ये 2 पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस वाले सिनेरियो में हो सकता है या नहीं होगा। पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, बिजनेस रिस्क एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट। An understanding of the entity's business risks facing the entity increases the likelihood of identifying risk of material misstatement, since most business risk will eventually have financial consequences and therefore an effect on the financial statements। तो जो भी बात अभी हमने डिसाइड की कि कोई भी अगर बिजनेस रिस्क है तो उसका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके ऊपर होने वाला है। और जहां पे भी हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क वर्ड इज एसोसिएटेड विथ लॉस। वहां पे गेन होने के चांसेस भी है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लॉस होने के चांसेस है। अगर कोई रिस्क नहीं लेगा तो उसे रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिवॉर्ड मिलना होता है वो बहुत अनसर्टन होता है, लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा लॉस के ऊपर फोकस करना जरूरी हो जाता है कि भाई हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात आती है, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। An understanding of the entity's business risk facing the entity increases the likelihood। जब आप बिजनेस रिस्क के बारे में जानकारी लेते हो तो बेसिकली
जो बिजनेस रिस्क होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर होने वाला है। और जहां पे भी रिस्क यानी झोल झाल की बात आती है तो वहां पर थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेशन होने के चांसेस है। डेटा मैनिपुलेशन मीन्स व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट वो मटेरियल है कि नहीं है वो तो ऑडिटर डिसाइड करेगा। मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। पॉइंट नंबर 2, however, the auditor does not have a responsibility to identify or assess business risk because not all business risk give rise to रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब यहां पर एकदम क्लियरली बता दिया है कि बिजनेस रिस्क जो है, इन बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी ऑडिटर की नहीं है। बिजनेस रिस्क की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो रिस्क है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर के ऊपर है। ये बिजनेस रिस्क जो है, ये वाला जो सेगमेंट है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट एंड ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बिजनेस रिस्क की वजह से ऑडिट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो इंपैक्ट की जिम्मेदारी हमारे ऑडिटर साहब की है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर सी, एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसिडर when obtaining an understanding of the entity's objective strategies and related business risk that may result। यानी जितनी भी बातें हमने ऊपर में डिस्कस की है उनके कुछ एग्जांपल्स अभी यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर ए और बी में जितनी भी बातें हमने डिस्कस की उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। वो एग्जांपल्स क्या कहते हैं? इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, अ पोटेंशियल रिलेटेड बिजनेस रिस्क माइट बी फॉर एग्जांपल दैट द एंटिटी does not have the personnel or expertise to deal with the changes in the industry। जैसे AI रिवॉल्यूशन आया, जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई, अलग अलग प्रकार। फिर सबसे पहले चैट जीपीटी ने तहलका कर दिया, उसके बाद तुरंत माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी वहां पर चैट जीपीटी में इन्वेस्ट कर दिया। कोपायलट उन्होंने डेवलप कर दिया विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, ठीक है। फिर अपना खुद का एआई लेके आ गए माइक्रोसॉफ्ट वाले। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के पीछे पीछे परप्लेक्सिटी वाले आ गए। परप्लेक्सिटी के साथ साथ मेटा ने अपना लामा एआई इंट्रोड्यूस करा दिया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आपके एआई मॉडल्स आ गए। फिर आपका एक मिड जर्नी आ गया। मिड जर्नी भी आपका बहुत ये होता है, स्टेबल डिफ्यूजन आ गया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एआई बेस्ड एप्लीकेशंस आपके डेवलप होते चले गए। अब एआई बेस्ड एप्लीकेशन अगर आपको चाहिए तो एआई को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस चाहिए होता है। तो डेटा सेंटर्स का रिलेवेंस एकदम बढ़ गया। अब डेटा सेंटर्स को बहुत ज़्यादा डेटा अगर स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करना है, तो वहाँ पर उनके जो सर्वर्स है वो हाईली एफिशिएंट होने चाहिए। एनर्जी कंजम्पशन आपका एआई की वजह से बढ़ने वाला है, तो एनर्जी एफिशिएंट बनना पड़ेगा हर एक कंट्री को। तो जो भी बिजनेसेस इस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक एआई रिवॉल्यूशन की वजह से उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अब हर एक कंपनी को एआई वाली चिप्स, यानी जो चिप्स, जो माइक्रो चिप्स, जो सेमीकंडक्टर्स एआई एप्लीकेशंस को सपोर्ट कर पाए, ऐसी ही चिप्स सब लोगों को चाहिए। तो उसमें सबसे ज्यादा रिलेवेंट कंपनी फिलहाल कौन सी है? तो एनवीडिया है। तो एनवीडिया के स्टॉक्स एकदम शूट अप हो गए मार्केट में। तो कौन सा फैक्टर किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर, और वो चेंजेस की वजह से मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले सेगमेंट में क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमारे ऑडिटर साहब का एवेन्यू है, सेगमेंट है। बाकी मार्केट में क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे रिलेटेड मिसस्टेटमेंट्स का जो रिस्क है, आइदर मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगा या इमटेरियल होगा, वो डिसाइड करने के लिए हमें एंटिटी का पूरा अंडरस्टैंडिंग आना जरूरी है। तो यहां पर इंडस्ट्री डेवलपमेंट का एक एग्जांपल आ गया, न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एग्जांपल आ गया। अब जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सर्च इंजिन्स थे। सबसे पहले गूगल था, याहू था। याहू के बाद गूगल आया। गूगल ने इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट दिया तो याहू वाला एकदम आउटडेटेड मार्केट से बाहर ही चला गया। फिर गूगल ने पूरा डोमिनेट किया मार्केट को। गूगल के बाद ये भी सर्च इंजिन है। फिर अलग अलग प्रकार के माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सर्च इंजिन लगाया, बिंग लगाया। फिर आपके और भी 2-4 सर्च इंजिन हो गए, याहू का सर्च इंजिन है, वो सारी चीज़ें हो गई। फिर अब इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ सर्च इंजिन आ गए जो आपको जनरेटिव टेक्स्ट देते हैं, जो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और वो सर्च इंजिन के एग्जांपल्स है ओपन एआई, दैट इज चैट जीपीटी, आपका परप्लेक्सिटी, उसके बाद में मेटा एआई आपका जो लामा है, उसके बाद में आपका कोपायलट आ गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सर्च इंजिन और इम्प्रूव्ड वर्जन आया। पहले याहू का था, याहू ने मार्केट पे राज किया। फिर गूगल आया, गूगल ने राज किया। अब हमारा जनरेटिव एआई राज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब उसी के साथ साथ
जब YouTube मार्केट में आया, पहले क्या था हमारे पास, रेडियो था, न्यूज़पेपर था और थिएटर्स थे, तो इनकी डिमांड ज़्यादा होती थी एंटरटेनमेंट के लिए। फिर धीरे धीरे टेलीविज़न आया, टेलीविज़न आने के कारण क्या हुआ, नॉर्मल लोगों को भी उसका फायदा हुआ, तो हर घर में टेलीविज़न जाने लगा। टेलीविज़न गया तो अलग अलग चैनल्स की डिमांड बढ़ी, न्यूज़ चैनल की डिमांड बढ़ी, मूवीज़ के चैनल की डिमांड बढ़ी, गानों के चैनल की डिमांड बढ़ी, डेली सोप वाले चैनल्स अलग है, कॉमेडी शोज चाहिए, हॉरर शोज चाहिए, एंटरटेनमेंट शोज चाहिए, रोमांटिक मूवीज चाहिए, थ्रिलर मूवीज चाहिए, बहुत बढ़िया डिमांड बढ़ते गई। फिर लोगों को लगा कि ये इंडस्ट्री सैचुरेट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट आया। इंटरनेट आने के बाद क्या हुआ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए, यूट्यूब आया, इंस्टाग्राम आया, फेसबुक आया, ट्विटर आया, रेडिट आया, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए। इनकी वजह से क्या हुआ, जो नॉर्मल टेलीविजन चैनल थे उसको आपने टेक्नोलॉजी की मदद से डेमोक्रेटाइज कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति एक ईमेल आईडी के बेसिस के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपना चैनल बना के अपना कंटेंट क्रिएट कर सकता है एकदम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। जो टेलीविजन होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत बड़ा खर्चा लगता है, सैटेलाइट परमिशंस लो, फिर टेलीविजन का वो सारा सेटअप लगाओ, फिर बहुत बड़ी टीम मेंटेन करो, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा मोबाइल का कैमरा, आप बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, फिर भी मोबाइल का कैमरा है तो आपके एकदम बेसिक वीडियोस बनना शुरू हो जाते हैं, करेक्ट। तो नई टेक्नोलॉजी की वजह से, नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की वजह से बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं। अब जैसे गूगल आया मार्केट में, फिर गूगल मैप्स आए, ये सारे सर्च इंजिन है। गूगल का सर्च इंजिन है, गूगल मैप्स भी एक प्रकार का सर्च इंजिन है, यूट्यूब भी सर्च इंजिन है, क्योंकि वहां पे लोग कंटेंट सर्च करते हैं, डेटा, जहां पे भी आप डेटा सर्च करोगे दैट इज अ सर्च इंजिन। उसका, उन सर्च इंजिन का नेचर अलग अलग हो सकता है, उन सर्च इंजिन का डेटा सर्व करने का पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगरी जो है वो 100% सर्च इंजिन ही है। जो सोशल मीडिया है वहां पे भी जो डेटा आता है हमारे पास, हम कुछ डेटा सर्च करते हैं एंड बेस्ड ऑन हमारा सर्च हिस्ट्री एल्गोरिदम की मदद से वो हमारी फीड को सेटअप करते हैं। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया पे, डेटा ही एक्सेस कर रहे हैं। डेटा कौन से फॉर्म में, आपका टेक्स्ट के फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में है एंड वीडियो के फॉर्म में, 4 फॉर्मेट्स में आपका डेटा आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी आ गई। तो एज एन ऑडिटर अगर आप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को ऑडिट करने जाओगे तो ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा रिलेवेंट पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 3, expansions of the business. A potential related business risk might be, for example, that the demand has not been accurately estimated. अब मार्केट में दो ही मेजर फोर्सेस है, एक है डिमांड और दूसरा है सप्लाई। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑफर करते हैं वो पहले एक फोरकास्टिंग लगाते हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है और हम कितनी डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से प्रोडक्शन का प्लानिंग होगा। प्रोडक्शन का प्लानिंग होने के बाद ये फाइनली हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमें कितने इकोनॉमिक रिसोर्सेस इन्वेस्ट करके इनपुट्स खरीदने हैं। उन इनपुट्स के ऊपर हम वैल्यू एडिशन मीन्स प्रोसेसिंग करेंगे, उन इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफर करें, कन्वर्ट करेंगे एंड देन फाइनली मार्केट में बेचेंगे। तो यहां पर अगर गलत आपने एस्टिमेट लगा लिया डिमांड का, डिमांड कम है, ज्यादा एस्टिमेट लगा लिया तो आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा प्रमाण में आपने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना लिए, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड, सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, सप्लाई बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली प्राइस आपकी कम हो जाएगी। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो आपके रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनका क्या इंपैक्ट होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो इंपैक्ट है क्या उसकी वजह से मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क है। फिर ऑडिटर वो आइडेंटिफाई करेगा कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या इममटेरियल है। तो इस तरीके से आपका पूरा इंडस्ट्री सिनेरियो काम करेगा। तो पॉइंट नंबर 4 जो है हमारा, एंटिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज एंड दोज रिलेटेड बिजनेस रिस्क, इनके बारे में जब आप जानकारी हासिल करते हो एज एन ऑडिटर तो आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, ये दो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाओगे। फिर पॉइंट नंबर 5 हमें क्या कहता है, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर ए, इंपैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस प्रेशर्स ऑन ऑडिट। अब यहां पर क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को परफॉर्मेंस चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में जितना काम करोगे, जितना परफॉर्म करोगे, उस हिसाब से रिवॉर्ड आपको मिलता है। अब ये जो परफॉर्मेंस प्रेशर्स है,
इस परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसे मैनिपुलेट किया गया है या नहीं किया गया है, दिस इज द रिस्क। अगर बहुत ज्यादा हमने परफॉर्मेंस कमिट कर दिया है लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में हम वो परफॉर्मेंस को अचीव नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट के लोग हैं अगर वो इस पोजीशन में है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा मैनिपुलेट कर सके तो वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो ये जो डेटा मैनिपुलेशन की रिस्क है ये निर्माण होती है परफॉर्मेंस प्रेशर्स की वजह से। पॉइंट नंबर 1, मैनेजमेंट एंड अदर्स विल मेजर एंड रिव्यू दोस थिंग्स दे रिगार्ड एज इंपॉर्टेंट। अब मैनेजमेंट के भी पैरामीटर्स होंगे, हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी, तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी उसी का मेजरमेंट किया जाएगा, उसी के बारे में रिव्यू किया जाएगा। Performance measures, whether external or internal, create pressures on the entity. This is a fact. These pressures in turn may motivate management to take action to improve the business performance or to misstate the financial statements. अब performance pressures की वजह से दो सिनेरियोज निर्माण हो सकते हैं। अगर जेन्युइन मैनेजमेंट है तो वो क्या करेगी कि भाई परफॉर्मेंस जितना हमने कमिट किया था उतने लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए, क्यों नहीं पहुंच पाए, वो जेन्युइनली उसका रिव्यू करेंगे एंड काम पे लग जाएंगे। दूसरे तरफ सिनेरियो हो सकता है कि यार अचीव तो कर दिया, अब इज्जत का सवाल है, इज्जत खराब हो जाएगी, परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाए, एक काम करो डेटा मैनिपुलेट कर लो इस बार, अगली बार देख लिया जाएगा। तो ऐसे भी हैंडल होती है सिचुएशन। तो ये जो अगली बार देख लिया जाएगा वाली मैनेजमेंट होती है, इस मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी के ऊपर सवाल आ जाता है। तो ऐसे केसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर्स की वजह से। तो ये भी ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, accordingly, an understanding of the entity's performance measures assist the auditor in considering whether pressures to achieve performance targets may result in management actions that increase the risk of material misstatement, including due to fraud. अब जहां पे भी आप इंटेंशनली डेटा को मैनिपुलेट करते हो तो उसका नेचर हो जाता है फ्रॉड का। ठीक है, तो परफॉर्मेंस प्रेशर्स की वजह से फ्रॉड होने के चांसेस यानी डेटा मैनिपुलेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस सेक्टर में ऑडिटर को खासा ध्यान देना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर बी, एग्जांपल्स फॉर मेजरिंग एंड रिव्यूइंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस व्हिच मे बी यूज्ड बाय एन ऑडिटर में इंक्लूड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंड की रेशियोज, ट्रेंड्स एंड ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स। तो ऑडिटर को और बेटर अंडरस्टैंडिंग आने के लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑडिटर देख सकता है। उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। की रेशियोज का अंडरस्टैंडिंग ऑडिटर ले सकता है, नॉर्मल ट्रेंड्स क्या है उस बिजनेस में या फाइनेंशियल डेटा के ट्रेंड्स क्या मिलते हैं वो उसका एनालिसिस कर सकता है, और ऑपरेटिंग स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करके आप रिस्क असेसमेंट कर सकते हो। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। जहां पर भी आपको परफॉर्मेंस प्रेशर्स के बारे में डाउट होगा तो ऑडिटर क्या कर सकता है, 2-3 साल के डेटा को कंपेयर करेगा और एक एनालिटिकल स्टडी कंडक्ट करेगा कि किस प्रकार के ट्रेंड्स है, किस तरीके का परफॉर्मेंस है, और उससे पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 3, बजट, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस एंड डिपार्टमेंटल और अदर लेवल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स होते हैं रिगार्डिंग बजट, फोरकास्ट, वेरिएंस एनालिसिस, डिपार्टमेंटल और अदर लेवल परफॉर्मेंस, उन रिपोर्ट्स का स्टडी करने के बाद भी ऑडिटर को इस सेगमेंट में जानकारी मिलती है। पॉइंट नंबर 4, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट। यानी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। अब वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो आप किसके पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हो तो बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आपकी एक्टिव हो जाती है और आपके एंटिटी के बारे में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करती है कि कितना पैसा लिया मार्केट से, और उसके बेसिस के ऊपर आपका रेट कितने आपका जो रीपेमेंट है वो रेगुलर है, इरेगुलर है, उसके बेसिस के ऊपर आपका रेटिंग होता है। तो मित्रों इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स है जो ऑडिटर कंसीडर कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो मेजर पोर्शन था रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो कि पॉइंट नंबर 1 था, वो कंप्लीटली डिस्कस हो गया है। पॉइंट नंबर 1 में हमने कुल मिलाकर 5 बातें पढ़ी। जो भी वो 5 बातें थी उसकी वजह से हमेशा ऑडिटर को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई एंड असेस करने में मदद होने वाली है। इसीलिए पॉइंट नंबर 1 में बताए गए जितने भी फैक्टर्स है, पॉइंट नंबर 1, 2, ठीक है, उसके बाद में
नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। इन 5 मुद्दों के बारे में हमेशा एक ऑडिटर को जानकारी हासिल करनी चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है मित्रों, वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। एकदम छोटा सा टॉपिक है और पेज नंबर आपको उसी रेंज में ये टॉपिक मिल जाएगा। वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। अब हमने ये जो 5 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए हैं, इन 5 सेगमेंट्स में हमने जो भी डेटा हासिल किया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें ये सारी चीजें, हमें ये सारे स्टेप्स, ये सारे प्रोसीजर्स को फॉलो क्यों करना है, तो उसका आंसर आपको यहां पर इन 4-5 लाइन में मिलने वाला है। पहले, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड द एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि वो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स द ऑडिटर इन प्लानिंग द ऑडिट एंड आइडेंटिफाइंग द एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन। यानी जब भी हम ऑडिट करते हैं तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, टाइम, मनी एंड मैन पावर, तीनों लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। इन लिमिटेड रिसोर्सेस में हमें लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमारा ऑडिट का काम शुरू करके खत्म करना है और ऑडिट रिपोर्ट देना है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को, हर एक सेगमेंट को डिटेल में चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, इनका हेल्प लेते हैं। अब उसकी वजह से हमें यह पता चल जाता है कि कौन से एरिया सिग्निफिकेंट है, कौन से एरिया सिग्निफिकेंट नहीं है, कौन से एरिया में स्पेशल अटेंशन हमारे पास आने वाला है। और ये सारी चीजें हम ऑडिट के शुरुआत में ही कर लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग ऑडिट को आगे बढ़ाते हैं। तो जब भी आप एंटिटी के बारे में जानकारी हासिल करोगे तो आपको पूरा का पूरा सिनेरियो ध्यान में आ जाएगा, कहाँ पे स्पेशल अटेंशन देना है, कहाँ पे सुपरफिशियल या फिर सैंपल चेक बेसिस पे आप काम करोगे तो चलेगा। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर लोगे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। Gaining knowledge about client's business is one of the important principles in developing an overall audit plan. अब आपको, आप जिस एंटिटी का बारे ऑडिट करोगे अगर उसके बारे में बेसिक जानकारी नहीं है जो ऑडिट के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% वो जानकारी आपको होनी ही चाहिए, तो आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्लाइंट के बिजनेस के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, Gaining knowledge about client's business is one of the important principles in developing overall audit plan. तो जो शुरुआत होती है हमारी वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से होती है और ऑडिट प्लान बनाने से होती है। तो जब तक हम एंटिटी और एनवायरमेंट के बारे में जानकारी हासिल नहीं करते तब तक हम ओवरऑल ऑडिट प्लान बना ही नहीं सकेंगे। और अगर हमने ओवरऑल ऑडिट प्लान बना भी लिया तो वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं रहेगा। In fact, without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. तो बेसिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये आपका कंक्लूजन है। पॉइंट नंबर 1 जो है ये एक फैक्ट है। पॉइंट यहां से लेकर यहां तक आपका पॉइंट रीजन नंबर 1 है, यहां से लेकर यहां तक दिस इज योर रीजन नंबर 1 वाई इट इज सिग्निफिकेंट, और यहां से लेकर यहां तक आपका रीजन नंबर 2 है। ऐसे 2 इंपॉर्टेंट रीजन है जो सिग्निफिकेंट है, जिसकी वजह से हमें एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, सॉरी पॉइंट नंबर 3 ने टॉपिक नंबर 3, ये क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ऑडिट जब आप शुरू करते हो और ऑडिट रिपोर्ट जब आप फाइनली प्रोवाइड करते हो, इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में आपको ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हो सकता है कि आपको हर बार जब आप ऑडिट शुरू करोगे, कोई नई आपके ऑडिट प्लान के हिसाब से आप काम करते चलोगे तो हर बार आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका नॉलेज बेस इवॉल्व होगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जो बिजनेस है वो एक डायनामिक एनवायरनमेंट में काम करता है, वो स्टैटिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। हर दिन नई सिचुएशन आती है, हर दिन नए सिचुएशन के हिसाब से हमें अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, obtaining an understanding of the entity and its environment including the entity's internal control referred to hereafter as an understanding of the entity। अब हर बार ये अलग से नहीं बताएंगे, जब भी एंटिटी के एनवायरनमेंट की बात आएगी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस इंटरनल एनवायरनमेंट, उसमें इंटरनल कंट्रोल भी इंक्लूड कर दिया जाएगा।
is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. यानी हर बार हमें नई इंफॉर्मेशन मिलने के चांसेस है, इसीलिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. पॉइंट नंबर 2, the understanding establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. तो बेसिकली आपको सिनेरियो क्लियर हो गया. दिस इज नॉट अ वन टाइम जॉब. आपको जब आपने शुरुआत में एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग गैदर कर लिया, वो आपका फाउंडेशन हो गया. उसके बेसिस के ऊपर आपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, ओवरऑल ऑडिट प्लान बनाया, और जब आप एग्जीक्यूट करते जा रहे हो तो जो आपके फाउंडेशनल नॉलेज है, इस फाउंडेशनल नॉलेज में अगर आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस नई इंफॉर्मेशन को फाउंडेशनल नॉलेज में एसिमुलेट कर लो, और फिर उस एसिमुलेशन की वजह से आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान में जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करो, और फिर से अपना ऑडिट का काम स्मूथली शुरू रखो. तो ये आपकी कंटिन्यूअस साइकिल रहेगी. द अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद इन विच द ऑडिटर प्लान द ऑडिट. तो जब भी आप एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लोगे, आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी एक फ्रेमवर्क मिलेगा. उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आप अपना ऑडिट का स्ट्रेटेजी बनाओगे, ऑडिट का प्लान बनाओगे. एंड एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इन कामों में आपको एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग का जो नॉलेज है उसका फायदा होगा. असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यानी एंटिटी के जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी, वो आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में एंड असेस करने में मदद करेगा. दूसरा, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 320. ऐसे 320 में जो हमारा गाइडेंस दिया गया है रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, तो एंटिटी के अंडरस्टैंडिंग की वजह से मटेरियलिटी भी आप अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर पाओगे. पॉइंट नंबर 3, कंसिडरिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. जब आपको एंटिटी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज जनरली एक्सेप्ट की जाती है और आपके एंटिटी ने वो फॉलो की है कि नहीं की है. देन पॉइंट नंबर 4, identifying areas where special audit consideration may be necessary. For example, related party transactions, the appropriateness of management's use of going concern assumption, or considering the business purpose of transactions. तो बेसिकली जब भी आप एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग गैदर करोगे, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी आएगी, क्लैरिटी के साथ आएगी, तो आपको इन सेगमेंट्स में मदद होने वाली है. 5वां पॉइंट, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स. यानी एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आपको इसकी मदद होने वाली है. पॉइंट नंबर 5, 1 2 3 4 5. पॉइंट नंबर 6, इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस obtained such as the appropriateness of assumptions and the management's oral and written representations. जो भी representations either verbal और written form में आप मैनेजमेंट से लोगे, तो आपको उसका इवेल्युएशन यानी वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, जो भी इंक्वायरी आपकी थी उसके रिस्पॉन्स जो आया वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट आया या नहीं आया, इसको इवेल्युएट करने के लिए भी आपको इस एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग मदद करने वाली है. तो मित्रों, इस तरीके से इस एक ही वीडियो में हमारा कंप्लीट टॉपिक नंबर 3 जो है उसका डिस्कशन समाप्त होता है. मैं आपको एक बार फिर से ब्लूप्रिंट बता देता हूं इसका, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से इसके बारे में क्लैरिटी रहे. ये जो टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इसमें 3 सब टॉपिक्स है. टॉपिक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये सबसे बड़ा टॉपिक है. इसमें आपको क्लियरली स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि एज एन ऑडिटर आपको कौन से सेगमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग गैदर करनी है विथ रिस्पेक्ट टू एंटिटी. टॉपिक नंबर 2 आपको ये बताता है कि जो एंटिटी के बारे में ऐसे 315 जो कहता है कि भाई एंटिटी की नॉलेज गैदर करो, वो क्यों गैदर करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो सिग्निफिकेंस आपको पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा. और पॉइंट नंबर 3 में आपको कुछ बातें बताई गई है. जब आप एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंडिंग गैदर करोगे तो यहाँ पर कुछ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आपको बताई गई है. इस अंडरस्टैंडिंग को आप इन लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज में अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका ऑडिट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट हो. तो ये आपका पूरा ओवरऑल सिनेरियो बनता है टॉपिक नंबर 3 का.
अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का। तो ये था मित्रों कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 3। अगला वीडियो जो आपको अवेलेबल होने वाला है वो रहेगा आपका इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में। ये भी बड़ा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इसका तो शुरुआत हम अगले वीडियो में ही करेंगे। हो सकता है कि टॉपिक नंबर 4 के लिए हमें 2 या 3 वीडियोस बनाने पड़े 1-1 घंटे के, तो उस हिसाब से हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। चलो, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो, बाय बाय।